आपको किसने रोका है कि जो कोर्ट के मामलात हैं उनको सेटल करने के लिए आप अपनी फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? और ये भी लम्हा फिक्रिया है कि आज इस बात पर बहस हो रही है कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये एक रिवायत है, ये जुडिशियल ट्रेडिशंस हैं। मेरी फैमिली का ताल्लुक जुडिशरी से रहा है और मुझे याद है कि मेरे बुजुर्ग जब रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस दानिस्ता तौर पे नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मैं फुल कोर्ट रेफरेंस लेना नहीं चाहता क्योंकि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया है और चार जजेस को बाईपास करके सजाद अली शाह साहब को उस वक्त चीफ जस्टिस तैनात किया गया था। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन सीनियरिटी का प्रिंसिपल बहाल हो जाएगा मैं फुल कोर्ट रेफरेंस लेने वापस आ जाऊंगा। वो दुनिया से चले गए मगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल आज भी पामाल हो रहा है, सीनियरिटी का प्रिंसिपल आज भी इग्नोर हो रहा है कि ना सिर्फ बेंच फिक्सिंग की जाती है, एलिवेशन जो है आउट ऑफ टर्न की जाती है। सीनियर तरीन 3-4 जजेस जो हाई कोर्ट से जो है इस बात के कि उनको एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं किया जाता। लाइकिंग और डिसलाइकिंग देखी जाती है कि कौन हमारे धड़े का हिस्सा बनेगा सुप्रीम कोर्ट में आके। अफसोस की बात है कि ये डिबेट होती रही कि 6 एक तरफ है और 7 एक तरफ है। क्या ये किसी मुल्क को जेब देता है? क्या ये किसी मुल्क का सिस्टम चल सकता है इस बुनियाद पे कि जहां पे मुल्क की आला तरीन अदालत इतनी बड़ी तरह तकसीम हो कि उंगलियों पे गिनती की जा रही हो और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने से आपका हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस वो गुरेजा हो? इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह आइन की तकरीम की जाती है, इस तरह रूल ऑफ लॉ होता है कि चंद जजेस को हर बेंच में बिठाएं और चंद जजेस को नजरअंदाज कर दें इस डर से कि कोई फैसला ना आ जाए। हम सियासी लोग हैं, हमने सख्तियां भी बर्दाश्त की हैं, हमने नाइंसाफी भी बर्दाश्त की है, कभी हद अदब से आगे नहीं गए। कोर्टों के आगे हमेशा बाव डाउन किया है, माय लॉर्ड कहा है। कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं उनको हमेशा उन पे इंप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया है। पनामा जजमेंट पता था कि नाइंसाफी पे मबनी है। आप अंदाजा करें, आप सारे लॉयर्स बैठे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर एक अनविड्रॉन रिसीवेबल को एसेट डिक्लेयर कर देना, पूरी दुनिया में मुझे डेफिनेशन ला के दे दे। ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी का मामला नहीं था, ये ब्लैक शीप का मामला था। ये ब्लैक शीप का मामला था जिन्होंने सांसबाज की और ब्लैक डिक्शनरी का सहारा लिया और कहा कि ये बेटे से जो तनख्वाह आनी थी वो नहीं ली, इसलिए हमें वजीर आज़म को घर भेजते हैं। और उसके बाद मुझे बताइए कोई सेशन जज ऑनरेबल इतनी पसली रखता हो कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सुपरवाइजरी पैनल हो और वो ट्रायल के एक दिन को मॉनिटर करता हो, क्या वो मुलजिम के कभी हक में फैसला देगा? आपने पहले नाहिल किया, फिर आपने 3 जजेस की सुपरवाइजरी कमेटी बिठा दी, तो फैसला तो वही आना था जो आया। और पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल हुआ, डे टू डे ट्रायल। नैब ऑर्डिनेंस आया 1999 में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। मुझे कोई ट्रायल दिखा दे जिसमें किसी मुल्जिम का डे टू डे ट्रायल हुआ, आपको कोई मुल्जिम नहीं मिलेगा जिसका डे टू डे ट्रायल हुआ। आज उन्हीं केसेस का तिया पांचा हो रहा है जो उजरत में बनाए गए थे, जो नाइंसाफी पर मबनी बनाए गए थे। कोई चीज नहीं मिली तो पनामा बना दिया। तो ये वही बेंच फिक्सिंग है। और मैंने परसों कहा कि साकिब निसार साहब वो जो करते थे खुल के करते थे, इस तरह छुप छुप के वार नहीं करते थे। और मैं अगर ये कहूं कि आप क्या रिवायात छोड़ के जा रहे हैं, और वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है वुल्फ इन शीप स्किन, वो किस पे लागू होता है? आप बेहतर जाजे इस चीज के। मगर जब हुकूमत वक्त ने एक कमीशन बनाया और कहा कि
के सीनियर प्यूनी जजेस को हेड करेंगे और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इसके मेंबर होंगे। क्या बुरा था कि आप कहते कि ये कमीशन बनने दिया जाए। मैं पहचानता हूं ये मेरी खुशदामद की आवाज है और मैं इसकी शफाफ इंक्वायरी करवाना चाहता हूं कि वो क्या वाकई किसी सियासी पार्टी के जलसे में जाती हैं, जजेस से राब्ते करती हैं और क्या वो कोर्ट पर असरअंदाज होती है। मैं इसका फैसला करवाना चाहता हूं। आप फोरेंसिक करवाते, आपने अपनी ही खुशदामद के केस में कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को इलीगल डिक्लेयर करके उसके बाद खुद ही उसमें फैसला जारी कर दिया। और ये आपने कैसे कर दिया? आप खुद ही उस बेंच को हेड करते और खुद ही फैसला फरमाते हैं। यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना, जजेस की ब्लॉक लिस्ट होती है, वकला बता देते हैं। मैं अक्सर कई जज साहबान आजम साहब नहीं पेश होते उनके पास, क्योंकि वो ब्लॉक लिस्ट में एक ताल्लुक रहा है माजी में। पता है कि फलां वकील साहब ने फलां जज साहब के पास पेश नहीं होना। और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को इतना मुकद्दम रखा गया है कि अपनी मदर इन लॉ का केस खुद डिसाइड होता है और खुद दिया है। यानी आप देखें तो सही कि आप कर क्या रहे हैं और आइन और कानून की क्या मंशा है। हमारे से गलती हुई जब 63A की गलत इंटरप्रिटेशन की गई थी, हमने तब मूवमेंट नहीं चलाई। यानी और ये ऑडियो वाले मामले पे मैं एक और बात आपको वाज़ेह कर दूं। काजी फारीसा साहब अदालत में खड़े हुए, जब उन पे केस चल रहा था तो उन्होंने कहा कि ऑनरेबल बदियाल साहब ये ऑडियोज का सिलसिला रुकना चाहिए। आप देखिए कि ऑडियोज कौन लीक करता है, इसकी तहकीकात करें, ये कहां से आती हैं, ये क्यों लीक की जाती है। तो कहा गया आगे चले, छोड़े इन बातों को काजी साहब। अब जब अपनी बारी आई तो कमीशन भी रोका, खुद बेंच में बैठे और घर ही का फैसला घर ही में कर दिया। सियासी लोगों से भी गलतियां हुई हैं, मैं बिल्कुल इस चीज से अपने आप को मुबर्रा नहीं कहता, बहुत गलतियां हुई हैं, मगर इंसाफ देने वाले इदारे में बैठ के इंसाफ की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं और जाति पसंद नापसंद पे जो फैसले किए जाते हैं, आप चाहते तो आप रूल ऑफ लॉ के लिए एक काम कर जाते, केस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक कर जाते। एक आम पिटिशनर जो बेचारा पिटिशन लेके जाता है, जिसको नंबर ही लॉट नहीं होता कई कई हफ्ते, ट्रायल कोर्ट में एक शख्स खड़ा होता, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में सफेद दाढ़ी के साथ जाता है और कहता है कि जी मेरे दादा ने 1970 में ये ट्रायल कोर्ट का फैसला आज आपके सामने खड़ा हूं। मगर सियासी केस हो, हमारे खिलाफ हो या हमारे मुखालिफिन के हक में हो, शाम को नंबर लगता है, सुबह समाज के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। किसी बूटे और मौला बख्श का केस नहीं लगता। आप सिर्फ जो हजारों केस पेंडिंग है, आपके टेन्योर में पेंडेंसी बड़ी है, कोई अच्छी लेगेसी नहीं लेके जाना, लेगेसी है ही नहीं है। कम से कम आप केस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक कर जाते कि एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी जब अपनी पिटिशन लेके जाता, उसको इज्जत तकरीब से उसी बेंच पे बिठाया जाता जिस बेंच पे मुझे बिठाया जाता है, ले तो करवाई और उसका केस भी उसी स्पीड से लगता जिस तरह इस मुल्क की सियासी अशराफिया के केसेस लगते हैं। मगर अफसोस की बात है कि इस ब्लेम गेम में, इस आपस की लड़ाई में, इदारे की तकसीम में आप केस मैनेजमेंट सिस्टम भी ठीक नहीं कर सके, आप पेंडेंसी क्लियर नहीं कर सके, लोगों की अपीलें 3-3 साल ना लगे और इधर जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील में एक मुलजिम को बुला के रिहा कर दिया जाए, इसकी मिसाल भी नहीं मिलेगी आपको। एक मुलजिम को जो जिस्मानी रिमांड पर है, तहकीकाती इदारे की तहवील में है, जिससे तफ्तीश जारी है, उसको बुला के अपने सामने खड़ा होकर कहा जाए गुड टू सी यू। आपने सफाई दी, आप कहते होंगे और लोगों को भी, मगर आप ये तो बता दीजिए कि जिस्मानी रिमांड पे कितने मुलजिमान को आज तक गुड टू सी यू कहा है। मयार जांचने का ये है, हमें 3-3 साल, आहा चीमा किसी सियासी जमात में नहीं है, 3 साल कैद में पड़ा रहा। शेख अजमत सईद साहब ने 3 साल उसकी बेल फिक्स नहीं की है। 3-3 साल की तो लोगों की सजाएं होती हैं, वो जुडिशियल रिमांड पे है।
जिस्मानी रिमांड 90 दिन का, यहां हमारे मुल्जिमान पेश होते थे 88 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद पेश हो रहे। जज साहब से पूछते थे जी क्या मंशा है, कहते 2 दिन का और रिमांड दे दो। 90 दिन का रिमांड है, उसके बाद जेलें और बेल सुनने को कोई तैयार नहीं। हमने वो दौर देखा है, वो दौर भुगता है, पूरी क़यादत जेलों में, और इधर एक मुल्जिम को बुला के सामने खड़ा होकर कहा जाता है गुड टू सी। और अभी कानून के मुताबिक एक मुल्जिम की सजा मुअत्तली होती है, ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस है, वो किसी ना किसी दिन होनी थी, ये बिल्कुल एक कानून का प्रिंसिपल है। आप क्या करते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील भी पेंडिंग है, सजा मुअत्तली की दरखास्त भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट केस अपने पास लगा देता है और उस केस के मेरिट्स की धज्जियां उड़ा देता है ताकि लोअर कोर्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए। इसकी नौबत क्यों पेश आई जब हाई कोर्ट में भी शॉर्ट डेट्स पड़ रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन वो केस सुना जा रहा है, और बज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने पूरे केस का दिया पांचा कर दिया। वकील सफाई को पेज नहीं मिल रहे, वो कह रहे सफा नंबर 32 खोले, उस पे लिखा है जो आप ढूंढ रहे हैं, और आर्टिकल 209 आइन का उसको गैर फाल क्यों किया गया। इधर अगर एफपीआर में हम सारे रिटर्न जमा कराते हैं, हम जवाबदेह हैं, वकला जवाबदेह हैं, सियासतदान जवाबदेह हैं, तो एक शख्स जिसने 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में लिया, क्या वो किसी को जवाबदेह नहीं है। जिसके बच्चे लॉ कॉलेज से निकले और पहले दिन उनको 15-15, 20-20 लाख की रिटर्नशिप दें, जो वकला का हक है, जो एक मेरिट पे आए वकील का हक है, वो भी हक मारा जाता है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आपने सिर्फ इसलिए प्रोटेक्शन जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को दी क्योंकि आप चाहते थे कि वो आपके धड़े में शामिल हो और आपकी सपोर्ट करे। कोर्ट की तकसीम को एक्सप्लॉइट किया गया। आपके होते हुए अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये मामला चला जाता और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसका कोई ना कोई फैसला कर देती, आपने ही हेड करना था, तो क्या आपकी नेकनामी में इजाफा ना होता, या इस बात से नेकनामी में इजाफा हुआ है कि उस रेफरेंस को पेंडिंग रखा गया है। आमदन से ज्यादा सासे हैं, अनडिक्लेयर्ड इनकम है, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, एसेट बियॉन्ड मींस है, उसकी कोई तहकीकात करने वाला नहीं। सूली पे हमेशा सियासतदान को लटका देते हैं। तो रूल ऑफ लॉ किस तरह आएगा अगर कोर्ट तकसीम होगी और कोर्ट इतनी बुरी तरह तकसीम होगी कि उनकी तकसीम फैसलों में नजर आएगी, बेंचेस की तश्कील में नजर आएगी, केसेस की अलॉटमेंट में नजर आएगी, और सीनियरिटी के प्रिंसिपल को रोता जाएगा। उस पे आजम साहब पहले ही माजरत कर चुके, वो आज नहीं है मुल्क पे, वरना उन्होंने तशरीफ लानी थी, कि किस तरह जूनियर जजेस को एलिवेट किया जाता है अपनी धड़ेबाजी की वजह से। तो देखिए, तमाम इदारे आइन के ताबे हैं, और रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जितनी जंग हमने की है, अपने बरादरी के साथ खड़े होके, डट के मुकाबला करके, सख्तियां बर्दाश्त करके कमी हुई है। और जिस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था, मियां नवाज शरीफ ही निकले थे, और उसी दिन अदलिया बहाल हुई थी। वो इसलिए हुई थी कि आज ये दिन देखने पड़े। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कानून साजी भी पार्लियामान का इख्तियार है। आपने एक ऐसा कानून, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, जो मार्ज वजूद में नहीं आया, उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया, उसको टाइम से पहले ही उसको रोक दिया। क्या कोई कानून अभी कानून की शक्ल इख्तियार ना करे, क्या किसी के पास ये इख्तियार है कि उसको खत्म कर दे, कुलअदम करार दे दे, स्टे ऑर्डर दे दे उस पर? अफसोसनाक है। यानी आपने एग्जेक्टिव का काम भी खुद करना है, लेजिस्लेचर का काम भी खुद करना है, तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स कहां पे गई? जुडिशियल एक्टिविज्म एक अच्छी चीज है, मगर जब जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो जाए, जब जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए, तो फिर ऐसे जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल इंटरफेरेंस का नाम दिया जाएगा, जुडिशियल कू का नाम दिया जाएगा। इसको इंडिपेंडेंट रहने दे, इसको एक्टिविज्म रहने दे, इसको इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन का नाम मत दे। तमाम इदारे
आज ये बातें ना हो रही होती, आज हम आपको हार पहना रहे होते, आज हम आपको फेयरवेल कह रहे होते, हम आज दुखी होते कि आप रिटायर हो रहे हैं। मगर आपने एक ऑलरेडी तकसीम शुदा मुआशरा है, पोलराइजेशन है, डिवीजन है, आपने उसको मजीद तकसीम का शिकार किया। आपने ये तासुर दिया कि ये पूरी कोर्ट भी तकसीम शुदा है। आप बड़े थे, आपके पास ओहदा बड़ा था, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप कौम को यूनाइट करते, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप मुआशरे को यूनाइट करते। आप एक सुओ मोटो लेते किसी गरीब आदमी का, किसी बच्ची का जिसका रेप हुआ है, किसी छोटे बच्चे का जो टॉर्चर के बाद मार दिया गया है, आप एग्जाम्पल सेट करते। आप कहते हैं कि मैंने इस केस में 25 दिन के अंदर फैसला किया, मगर नहीं, आपको गुड टू सी यू नजर आया, आपको वो बच्ची धाड़े मारती हुई, चीखे मारती नजर नहीं आई जिसकी इज्जत तार तार कर दी गई हो। कई वाकयात हैं जिन पे आप बिजली के बिल पे सुओ मोटो नोटिस लेते, आप 184(3) पे चंद लॉयर जाते हैं बुखारी जड़े के, वो शाम को जाते, सुबह उसका केस लग जाता है। तो ये अच्छी रिवायात नहीं छोड़ी आपने।